इंसान की इच्छाएं दो तरीकों से पूरी हो सकती है। पहला तरीका है, सोचो आपको एक अलादीन का चिराग मिल जाए। आप उस चिराग को जैसे ही रगड़ते हैं उसमें से एक जिन्न बाहर निकलता है, अर्थात एक इच्छा पूर्ति करने वाला इंसान आपके सामने प्रकट हो जाता है। वो इंसान आपसे पूछता है कि तुम मुझसे जो चाहे वो चीज़ मांग सकते हो, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। तुम जो बनना चाहते हो या जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो, तुम मुझसे कहो, मैं तुम्हें वो हासिल करके दूंगा। आप उसे अपनी इच्छाएं कहते हैं और वह आपको आपकी इच्छाएं पूरी करके दे देता है। और दूसरा तरीका होता है कि आप रोज़ाना प्रैक्टिस करके एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो खुद को जिस भी कार्य में लगाना चाहे उस कार्य में लगा सकता है। जिस भी कार्य पर जितनी देर फोकस करना चाहे उस पर उतनी देर फोकस कर सकता है। हर संभव प्रयास करने की आदत खुद में विकसित कर लेता है। तो यदि आपको इन दोनों तरीकों में से कोई एक तरीका चुनना हो तो आप किसे चुनना चाहेंगे? इस बात में कोई शक नहीं है कि अधिकतर या लगभग सभी लोग पहले वाला तरीका अर्थात जिन्न से इच्छा पूर्ति करने वाला तरीका अपनाने की सोचेंगे। कुछ गिने चुने लोग ही ऐसे होंगे जो दूसरा वाला तरीका चुनना चाहेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किसी भी तरीके को चुनना चाहे, लेकिन आपको मजबूर होकर दूसरे तरीके का ही चुनाव करना पड़ेगा। कारण यह है कि कोई व्यक्ति किसी को वरदान देता है और उसकी इच्छा पूर्ति हो जाती है। ये सब बातें काल्पनिक हैं। इन सब बातों का हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। इन सब बातों का हकीकत से कोई वजूद है या नहीं है, इस बारे में ना तो मैं जानता हूँ और ना आप जानते हैं। हमने सिर्फ किस्से कहानियों में सुना है। फिर भी किस्मत से हो सकता है आपको ऐसा आदमी मिल जाए जो आपकी इच्छा पूर्ति कर दे, आपसे खुश होकर आपको वो दे दे जो आप चाहते हैं। लेकिन इस चीज़ के 0.1% से भी कम चांस होते हैं और आप में से अधिकतर लोगों के पास में यह चांस आए उसके चांस तो और ज़्यादा कम होते हैं। यह मौका करोड़ों लोगों में से किसी एक व्यक्ति को मिलता है कि कोई व्यक्ति उससे खुश होकर उसकी इच्छा पूर्ति कर देता है, या वह किसी लॉटरी में पैसे जीत लेता है और अमीर बन जाता है। लेकिन प्रकृति ने इंसान को दूसरा तरीका दिया है और वो है खुद को सक्षम बनाने का तरीका, खुद को उस चीज़ के काबिल बनाने का तरीका। यह तरीका प्रत्येक इंसान अपनी ज़िंदगी में प्रयोग कर सकता है। इस तरीके को प्रयोग में लाने के लिए आपको किसी अलादीन के चिराग की आवश्यकता नहीं होती है। आप खुद पर राज करके खुद को राजा बना सकते हैं। खुद को राजा कैसे बनाया जाता है, इसे हम कुछ बिंदुओं में समझने का प्रयास करते हैं। बिंदु नंबर 1, स्वयं पर शासन, आत्म अनुशासन। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के बारे में आपने जरूर सुना होगा। इसकी लंबाई है 2716.5 फीट। इसमें लगभग 163 मंजिलें हैं। पर जानते हो, रेत होने के बावजूद भी इतनी बड़ी इमारत उस जगह पे खड़ी कैसे हुई है? तो इसका सीधा सा कारण है कि इसको बनाने वालों ने इसकी नींव को मजबूत बनाया है। इसकी नींव इतनी ज़्यादा मजबूत है कि इसकी नींव पर इतनी सारी मंजिलें बिना किसी दिक्कत के खड़ी हो सकती हैं। इसकी नींव की लंबाई 164 फीट है। पर सोचो, यदि इसकी नींव की इतनी ज़्यादा गहराई नहीं होती, इसकी नींव इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती, तो क्या यह इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना संभव हो पाता? शायद नहीं। और बाय चांस अगर वो बिल्डिंग बन भी जाती तो ज़्यादा दिनों तक खड़ी नहीं रह पाती, वह बहुत जल्द ही टूट जाती। और संभावना तो इस बात की भी है, शायद वह पूरी होने से पहले ही टूट जाती। जिस प्रकार बुर्ज खलीफा की नींव मजबूत होने के कारण बुर्ज खलीफा इतनी विशाल और मजबूत है, ठीक उसी प्रकार आपके जीवन की भी नींव होती है, जिसे सेल्फ डिसिप्लिन कहा जाता है, अर्थात आत्म अनुशासन कहा जाता है। अगर आप बिना आत्म अनुशासन के किस्मत से सफलता हासिल कर लेते हो तो आपके जीवन में वो सफलता ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाती है। सफल जीवन के लिए आत्म अनुशासन बहुत जरूरी ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। अगर आपका आत्म अनुशासन मजबूत होगा तो आपकी सफलता भी मजबूत होगी।
आपका जीवन भी मजबूत होगा। आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आपके पास में बहुत सारे आइडियाज़ हैं। केवल आपके पास में इतना होने से ही आपकी सफलता निश्चित नहीं हो जाती। हाँ, मैं मानता हूँ कि टैलेंट और आइडिया सफल होने के लिए आवश्यक तत्व हैं, लेकिन यह दोनों भी एक अदृश्य चीज़ पर टिके होते हैं, एक अदृश्य नींव पर टिके होते हैं, और उस नींव को आत्म अनुशासन कहा जाता है। बिना आत्म अनुशासन के आपका टैलेंट और आपके आइडिया दोनों के दोनों बेकार हैं। मजबूत नींव कैसे बनाई जाती हैं, इस बात को हम अगले बिंदुओं में समझेंगे। बिंदु नंबर 2, रुको, विचार करो और स्पष्ट करो। एक व्यक्ति था, वह दौड़ता जा रहा था। उसे रास्ते में कई लोग मिले। उन लोगों ने उससे कहा कि तुम दौड़ तो रहे हो, लेकिन जा कहाँ रहे हो, यह तो बताओ। तो वह दौड़ने वाला व्यक्ति कहता है कि मुझे नहीं पता। तो लोग उससे कहते हैं कि पहले यह तो पता कर लो कि तुम जा कहाँ रहे हो, फिर उसके बाद में दौड़ना शुरू करना। तो वो दौड़ने वाला इंसान उनसे कहता है कि मेरे पास में अभी सोचने का समय नहीं है। अब तुम मुझे बताओ कि यह व्यक्ति कहीं पर पहुंच पाएगा। और अगर मान लेते हैं कि यह व्यक्ति कहीं पे पहुंच जाता है, तो क्या उसका कोई मतलब बनेगा? इससे उसको कुछ फ़ायदा होगा? फ़ायदा होने की तो बहुत दूर की बात है, उल्टा इससे तो उसको नुकसान होगा। उसका समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होंगे। यह तो एक छोटा सा मजाक था, लेकिन यह मजाक आपको बहुत कुछ सिखा देता है। इस मजाक से आप सीख सकते हैं कि हमेशा दौड़ते रहना अर्थात काम करते रहने का कोई मतलब नहीं है, अगर काम गलत दिशा में और गलत तरीके से किया जा रहा है। काम सही दिशा में हो, सही तरीके से हो, तभी उसके परिणाम सही आएंगे। ठीक उसी प्रकार आत्मानुशासन को खुद में विकसित करने के लिए आपको पहले कुछ देर शांति से बैठ जाना चाहिए और खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए, और अपना लक्ष्य और उस लक्ष्य का कारण दोनों स्पष्ट करना चाहिए। आपको खुद से पहला सवाल यह पूछना चाहिए कि वह एक चीज़ कौन सी है जिसके लिए मैं आत्म अनुशासित होना चाहता हूँ। वे आदतें कौन सी हैं जिनकी वजह से मैं आत्म अनुशासित नहीं हो पा रहा हूँ। हमेशा दौड़ते रहने के बजाय आपको रुककर पहले ये 2 सवाल खुद से पूछने चाहिए, इन पर विचार करना चाहिए और इनके उत्तर को अपने दिमाग में स्पष्ट कर देना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, जब शेर लंबी छलांग लगाता है ना, तो उसके पहले अपने कदम पीछे लेता है। जब एक तीर को निशाने पे लगाना होता है तो उसके लिए पहले तीर को पीछे खींचना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें शांत दिमाग से यह सोचना पड़ता है कि वास्तव में हमें क्या चाहिए और वो क्यों चाहिए। जब तक तुम्हारे अंदर इन दोनों सवालों के जवाब स्पष्ट नहीं होंगे, तुम आत्म अनुशासित नहीं बन पाओगे। बिंदु नंबर 3, लक्ष्य को दिखने वाली चीजों में बदलो। आपको क्या क्या काम करने हैं, उनकी आप चाहे जितनी अच्छी लिस्ट बना लें, लेकिन यदि आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है तो उस लिस्ट को बनाने का कोई भी फायदा नहीं होता है। आपको अपने मन को अनुशासित करने के लिए बार बार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करने से ही मन कंट्रोल में आता है। सोचो, आप शाम को अपने कामों की लिस्ट बनाते हो कि कल सुबह मुझे ये काम करने हैं, लेकिन जब आप सुबह उठते हो तो आपका मन कुछ और कहता है और आप उस मन के साथ में लग जाते हो, तो आपकी सारी प्लानिंग बर्बाद हो जाती है। अब सोचते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन यह है कि अधिकतर व्यक्ति कुछ गलतियां हैं जो सुबह उठने पर करते हैं। वे सुबह उठते ही फ़ोन में लग जाते हैं और फिर वे अपने मूड के हिसाब से चलते हैं। उनका मन करता है तो काम को कर लेते हैं, मन नहीं करता तो काम को नहीं करते हैं। लेकिन ये दोनों गलतियां आपको नहीं करनी है। अगर आप अपना फ़ोन या लैपटॉप अपना काम करने के लिए या किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो यह ठीक है,
लेकिन यदि आप केवल रील्स स्क्रॉल करने के लिए, आलतू फालतू वीडियो देखने के लिए अपना फ़ोन उठाते हैं तो यह आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि इससे आपका मन भटकता है। आपका मन कहता है कि एक शॉर्ट वीडियो और देख लेते हैं, फिर उसके बाद में कहता है चलो एक और देख लेते हैं, और ऐसे करते करते आपका बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाता है। आपका मन अपने काम को करने के लिए उत्साहित हो, इसके लिए आपको अपने सभी कामों को दिखने वाली चीज़ों में कन्वर्ट करना है। आप इसे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल तरीका है कि आप अपने उन कामों को एक पेज पर लिख लें बड़े बड़े अक्षरों में, और उन्हें ऐसी जगह पे टांग दे या चिपका दे जहाँ पे वो आपको बार बार दिखे, जहाँ आपका ध्यान बार बार जाए। फिर जैसे ही आप एक काम को कंप्लीट करते हैं, उस पेज पर निशान लगा दे और पूरी जागरूकता के साथ में खुद को बताए कि मैंने ये काम कर लिया है, अब मैं अगला काम करूँगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अंदर से एक संतुष्टि महसूस होगी कि आपने काम किया है, और इससे आपके अंदर मोटिवेशन बनेगा जिसका प्रयोग करके आप अपना अगला काम कर सकते हैं। देखो, ये छोटे मोटे तरीके हैं जिनसे हम अपने कामों की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन मेन बात तो यही है कि आपको मन ना होने पर भी काम करने की कोशिश करनी चाहिए। प्रैक्टिस के अलावा इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, लेकिन यदि आप इन सब तरीकों के साथ में प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे। अगर आप अपने मन को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करते हैं तो आपका मन आपको कंट्रोल करेगा, और मन अजीब तरीके से कंट्रोल करता है। मन पहले कहता है कि चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, काम बाद में कर लेंगे, लेकिन जब आप आराम कर रहे होते हो तो आपको अंदर से बुरा महसूस होता रहता है। आपको एक गिल्ट, अपराध बोध खुद के अंदर महसूस होता रहता है, जिसकी वजह से आप अच्छी तरह मनोरंजन भी नहीं कर पाते हो। मन आपको ऐसा फंसाता है कि ना तो आप पूरे दिल से मनोरंजन कर सकते हो और ना आप पूरे दिल से काम कर सकते हो। अंदर से मन कहता है कि कर कर उस कार्य को कर, और दूसरी तरफ मन कहता है कि आराम कर, इतनी भी क्या जल्दी है। ऐसी उलझा देने वाली स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मन पर नियंत्रण पाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक बार में ही पूरी तरह अनुशासित बनने की कोशिश ना करें, बल्कि आप एक दिन अनुशासन में रहने का निर्णय करें और इस निर्णय को रोजाना लें। अगर आपको एक दिन ज़्यादा बड़ा लगता है तो आप इसे 1 घंटा भी कर सकते हैं। जैसे ही 1 घंटा पूरा हो, थोड़ी देर रेस्ट करो और फिर वापस से काम पर लग जाओ। अब आपके अंदर एक सवाल आ रहा होगा कि हम यह सब तो कर लेंगे, लेकिन हम किस काम को सबसे पहले करें? तो इसका जवाब यह है कि आप सबसे पहले तो यह निर्धारित करें कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। इसके बाद में उस महत्वपूर्ण चीज़ को प्राप्त करने के लिए आज आपको कौन सा कार्य सबसे ज़्यादा कठिन लग रहा है, इसका पता करें और सबसे पहले उस कठिन कार्य को करें। फिर उसके बाद में उससे कम कठिन कार्य को करें, और इस प्रकार क्रम में कार्य को करते जाए। मैं सबसे कठिन कार्यों को सबसे पहले करने के लिए इसीलिए कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप अपने सबसे कठिन कार्य को सबसे पहले करते हैं तो इससे आपका दिमाग मजबूत बनता है और इससे आपको बाकी कार्य आसान लगने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपको अपना मन कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कठिन कार्य सबसे पहले करें। बिंदु नंबर 4, माहौल बनाओ। आत्मानुशासित रहने में आपका वातावरण भी, आपका माहौल भी बहुत तगड़ी भूमिका निभाता है। यदि आपके आसपास के सभी दोस्त रोज़ाना टाइम से पढ़ाई करते हैं, अनुशासन में रहते हैं, तो इससे आपके अनुशासित रहने के चांस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि संगति का असर हम पर निश्चित रूप से पड़ता है। अगर आप अभी एक स्टूडेंट हो और आपके आसपास का माहौल ठीक नहीं है, तो यदि आपके पास में लाइब्रेरी जाने का ऑप्शन है तो आप लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई करें। अगर आपके आसपास में लाइब्रेरी नहीं है या ऐसी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो आप अपने कमरे को ही इस तरह व्यवस्थित करें जो आपको अनुशासित रहने में आपकी मदद करे। उदाहरण स्वरूप, यदि आपके पास में फ़ोन है और उस फ़ोन की आपको पढ़ाई के वक्त कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसे साइलेंट करके दूर रख दें। अगर फ़ोन बार बार पढ़ाई में काम आ रहा है तो केवल उन्हीं ऐप्स को खोलें
जो आपके काम की है। उनके अलावा किसी भी ऐप को बिल्कुल ना खोलें। पढ़ाई करने से पहले ही आप एक डिसीजन लें कि मैं अगले 1 या 2 घंटे तक इन ऐप्स के अलावा कोई दूसरी ऐप्स नहीं खोलूँगा। हो सकता है आप अपने बाहर के वातावरण को बिल्कुल भी कंट्रोल ना कर सके, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने आंतरिक वातावरण को नियंत्रित रखने का प्रयास करना है। आपके अंदर किस प्रकार के विचार आ रहे हैं, किस प्रकार के विचार जा रहे हैं, उन सब के प्रति जागरूक रहना है। आप कौन सी चीज़ें देखते हैं, कौन सी चीज़ें सुनते हैं, इत्यादि सब चीज़ों पर नियंत्रण करना आवश्यक है। हो सकता है कि आप बाहरी वातावरण को हर बार कंट्रोल ना कर सके, लेकिन आप अपने आंतरिक वातावरण को हमेशा नियंत्रित रख सकते हैं और यह आपकी जिम्मेदारी है। बिंदु नंबर 5, अनुशासन को खुशी से जोड़ो। जब भी अनुशासन की बात होती है तो हम में से अधिकतर लोगों के दिमाग में एक विचार आता है कि अनुशासन मतलब दर्द। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनुशासन में रहना आपको दर्द भरा लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह दर्द भरा होता नहीं है। इससे आपको हल्की बहुत परेशानी तो होती है, लेकिन इसकी वजह से आप कई ऐसे दुखों से बच जाते हैं जो बहुत दर्दनाक होते हैं। अगर आप काम करने के दर्द को नहीं सहोगे तो आप गरीबी के दर्द को सहोगे। सोचो कैसी स्थिति होगी आपकी जब आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार होगा और उसका इलाज कराने के लिए आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे। सोचो आपको कितना दर्द होगा, कितनी पीड़ा होगी, कितनी शर्म महसूस होगी। तो इससे बढ़िया तो यह है कि आप काम का जो हल्का फुल्का दर्द है, परेशानी है, उसे ही सहन कर ले। देखो, जिंदगी में जीना है तो किसी ना किसी दर्द को तो चुनना पड़ेगा। या तो आप आत्मानुशासन के दर्द को चुन लो, या आप गरीबी से उत्पन्न दर्दनाक और खतरनाक परेशानियों को चुन लो। दर्द तो चुनना पड़ेगा। आत्मानुशासन आपको जेल लगता है, लेकिन वास्तव में आत्मानुशासन से बड़ी स्वतंत्रता और कुछ नहीं है। आत्मानुशासन वह माध्यम होता है जिसके द्वारा आप अपनी मनचाही चीज जिंदगी में हासिल कर सकते हैं। तो जब भी आपका मन अनुशासन को दर्द से जोड़ने की कोशिश करे तो उसे जवाब देने की कोशिश करे कि यह दर्द कुछ भी नहीं है। अगर अनुशासन में नहीं रहा तो इससे भी बड़ा दर्द आएगा जो बहुत रुलाएगा। अनुशासन में मिलने वाले दर्द पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आप उन सब चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको अनुशासन में रहने से मिलेगी। उन सब खुशियों पे फोकस करें, उनको महसूस करें जो आपके आत्म अनुशासन में रहने से आपको प्राप्त होगी। और जाते जाते आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि आप एक बार में बहुत सारे कार्यों में सफलता हासिल करने की कोशिश करने के बजाय किसी एक महत्वपूर्ण काम में सफलता हासिल करने की कोशिश करें। परिस्थिति के हिसाब से यह भी हो सकता है कि आपके लिए 2 कार्य महत्वपूर्ण हो, तो उन्हीं 2 महत्वपूर्ण कार्यों को करें, बाकी सब कार्यों को टाइम बचे तो करें, वरना रहने दें। तो मुझे इतना प्यार से सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।